आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं ये एज सच एक बीमारी नहीं है जो बीमारी से स्टार्ट हो, बल्कि हम जो एक ऑपरेशन करते हैं ना, पाइल्स का, हेमराइड्स का या मोकों का जो ऑपरेशन करते हैं, तो उसके नतीजे में जो कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, उस ऑपरेशन के साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से जो प्रॉब्लम हो जाता है ना, आज हम वो डिस्कस करेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है एनल स्टेनोसिस, या फिर एनल स्ट्रक्चर भी इसको बोलते हैं। एनल स्टेनोसिस क्या है और इसके क्या काजेज़ हैं और ये क्यों हो जाता है और इसकी क्या अलामात हैं, और सरसी से हम बताएंगे कि इसका फिर इलाज क्या है। एनल स्टेनोसिस है नर्विंग और टाइटनिंग ऑफ एनल कैनाल। ये जो पखाने वाला जो रास्ता है ना, ये जब टाइट हो जाता है, पखाने वाले रास्ते का तंग हो जाना, बहुत ही पिन पॉइंट सा बाज़ दफ़ा हो जाता है। जब हेमराइड का ऑपरेशन होता है तो उसमें ये होता है कि बहुत सारा एरिया जब मौके जब हम काटते हैं तो पखाने वाली जगह पे बहुत सारा एरिया जब कट जाता है, तो उसके बाद जब हीलिंग होती है तो स्किन जब आपस में मिलती है, जब हीलिंग प्रोसेस होता है, तो ये पखाने वाली जगह ये टाइट हो जाती है। और इसमें ये होता है कि जो पट्टे होते हैं वो भी जब इसमें डैमेज होते हैं, तो वो भी जब हीलिंग के प्रोसेस में जाते हैं तो वो पूरी एनल कैनाल जो पखाने वाली नल की होती है वो सारी टाइट हो जाती है। तो इस कंडीशन को बोलते हैं एनल स्टेनोसिस। एनल स्टेनोसिस के नतीजे में फिर क्योंकि ये पिन पॉइंट बन चुका हुआ है, तो इसके नतीजे में जो पखाना यहाँ से बड़ी मुश्किल से गुज़रता है, तो दैट completes definition of anal stenosis after this operation। इसके काजेज़ क्या हैं ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बताते चलें कि इसकी क्या अलामात हैं, पेशेंट किस परेशानी से गुज़र रहा होगा। एक तो ये होगा क्योंकि पखाने वाली जगह का जो रास्ता है बहुत तंग हो गया है, तो इसलिए यहाँ से जो है कॉन्स्टिपेशन रहेगी, पेशेंट को पखाना बड़ी मुश्किल से गुज़रता है, या फिर ये है कि कब्ज़ तारी रहती है। क्योंकि पखाना मुश्किल से यहाँ से गुज़र रहा होता है और हार्ड सा फीकल मैटर होता है, हार्ड सा पखाना होता है, तो वो छोटी छोटी गोलियाँ पैलेट्स बन के निकलेगा, सुद्दे बन के निकलेंगे, इस छोटी सी पिन पॉइंट एरिया में से सुद्दे बन के निकलेंगे। ये दूसरी अलामत है कॉन्स्टिपेशन, और जो पखाना होगा वो भी पैलेट फॉर्म में निकलेगा। तीसरी कंडीशन ये होती है, तीसरी अलामत इसमें ये होती है कि क्योंकि मुश्किल से पखाना गुजर रहा होता है तो फिर ये दर्द होगा, पेनफुल डेफिकेशन इसको बोलते हैं। पखाना जब निकलेगा तो दर्द होगा पेशेंट को, पेनफुल डेफिकेशन होगी। प्लस क्योंकि जगह बहुत तंग हुई होती है, तो जैसे पखाना गुजरता है तो इसमें ये होता है कि फ्रेश ब्लीड भी हो सकता है, तंगी की वजह से यहाँ चीर आ जाते हैं, इस चीर आने की वजह से ब्लीडिंग भी हो सकती है। ये चार अलामात हैं एनल स्टेनोसिस की, कॉन्स्टिपेशन का होना, और फिर कॉन्स्टिपेशन के नतीजे में मुश्किल से जो पखाना निकलता है वो पैलेट फॉर्म में निकलता है। तीसरा होता है कि पेनफुल डेफिकेशन होती है, दर्द होता है, और इस दर्द क्यों हो जाता है क्योंकि हार्ड पखाना गुजर रहा होता है, सख्त पखाना गुजर रहा होता है, वो चीर बना देता है, तो उस चीर के नतीजे में ब्लीडिंग होती है। अब हम आते हैं इसके काजेज़ क्या हैं। इसका मोस्टली तो ये हेमराइड्स के, पाइल्स या मोकों के ऑपरेशन की वजह से होता है, उसकी सर्जरी के बाद ये प्रॉब्लम हो जाता है, या फिर ट्रामा होता है यहाँ पे। इसलिए मोकों के जो पाइल्स का ऑपरेशन होता है तो मोस्टली जैसे आप लोगों को पता है कि जो 3, अगर ये हम क्लॉक बनाए इसको, तो 3 और ये 9 और ये 12 और ये 6 है अगर, तो ये जो मौके होते हैं ये 3 जगहों पे होते हैं, 3 और 7 और 11 o'clock पोजीशन पे होते हैं। तो ये बड़ा एहतियात की जाती है कि 3 o'clock पोजीशन वाला और 7 o'clock पोजीशन वाला और 11 o'clock पोजीशन वाला जब आप मौके निकालते हैं तो इनके दरमियान में स्किन जो है ना वो स्पेयर करनी है। इनके दरमियान में स्किन टैग जो होते हैं, स्किन जो स्पेयर करनी है, स्पेस होनी चाहिए, ताकि जब ये हीलिंग हो तो वो नॉर्मल स्किन जो है वो अपनी जगह पे अगर होगी तो ये फ्लेक्सिबल होती है। तो यहाँ से जब पखाना गुज़रता है, पीछे पखाने वाली नलकी से होता हुआ जब इस जगह से गुज़रता है, तो वो नॉर्मल अगर स्किन छोड़ी हुई है तो वो फ्लेक्सिबल होती है, तो वहाँ से पखाना गुज़र सकता है। अगर हम ये स्किन नहीं छोड़ते, सारे मौके निकालते हैं लेकिन उसमें से स्किन बहुत ज़्यादा ले लेते हैं, तो फिर उसके हीलिंग के नतीजे में ये जगह तंग होते 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 पिन पॉइंट सी हो जाती है। मोस्टली ये
हेमराइड्स की सर्जरी के बाद होता है, जिसमें तीनों मौके निकालते हैं। इसलिए ये भी एहतियात की जाती है अगर मौके तीनों हैं तो बाज़ दफ़ा 2 का ऑपरेशन किया जाता है और 1 को छोड़ दिया जाता है, कहीं ये प्रॉब्लम ना हो। दूसरा मोस्ट कॉमन काज इसका ये होता है कि यहाँ पे अगर कोई ट्रामा होता है, ट्रामा की वजह से भी जो है एनल स्टेनोसिस या एनल स्ट्रक्चर होने के चांसेस होते हैं। तीसरी वजह इसकी ये है कि कंजेनिटल मेलफॉर्मेशन, कुदरती तौर पे जब बच्चा पैदा होता है तो पखाने वाली जगह होती ही तंग है। चौथी ये होता है कि वेनेरियल डिजीज़ या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, इसके नतीजे में भी यहाँ पे इन्फेक्शन और फिर ट्रामा और फिर उसकी वजह से एनल स्टेनोसिस होने का ख़तरा होता है। ये थे काजेज़ जिसकी वजह से ये एनल स्टेनोसिस होती है। ये जो काजेज़ हमने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं, एज सच दिस जो काजेज़ होते हैं ये खुद नहीं ये एनल स्टेनोसिस या स्ट्रक्चर कर रहे होते हैं। इसके नतीजे में जैसे यानी कि हेमराइड खुद नहीं करते हैं एनल स्टेनोसिस, ट्रामा खुद नहीं करता है या वेनेरियल डिजीज़ ये खुद नहीं करते हैं। ये होता इसलिए है कि जब आप हेमराइड का ऑपरेशन कर लेते हैं तो उसके बाद जो पीछे स्कार टिश्यू होता है, या ट्रामा जब होता है तो उसके बाद जो वुंड होता है, जो स्कार टिश्यू होता है, हेमराइड्स के ऑपरेशन के बाद जो स्कार टिश्यू होता है वो जब हील करता है तो अब उसकी फ्लेक्सिबिलिटी जो है ना, ओपन होने की, क्लोज होने की, ओपन होने की फ्लेक्सिबिलिटी अब ख़त्म हो चुकी थी, क्योंकि हमने इस जगह से स्किन जो है स्पेयर नहीं की होती, इनफ स्किन स्पेयर नहीं की होती जो हीलिंग के बाद रहे। तो इसलिए कहते हैं कि ये 3 जगहों पे जब आप निकालते हैं तो फिर ये ऐसी शेप होनी चाहिए कि क्लोवर शेप हो, और लौंग का जो होता है दाना होता है, लौंग होता है, उसके 3 से या 4 उसके बने, तो लेकिन दरमियान में स्पेस होती है। तो इस तरह से होना चाहिए कि दरमियान में स्पेस छोड़ें। तो अब हमने वो नहीं छोड़ी, तो ये स्कार टिश्यू जब बनेगी तो अब उस स्कार टिश्यू को क्या करना है, पूरी स्किन को इन्वॉल्व कर लेगी। जब पूरी स्किन को इन्वॉल्व कर लेगी तो अब फ्लेक्सिबिलिटी इसमें ख़त्म हो गई है। जब फ्लेक्सिबिलिटी इसमें ख़त्म हो गई है तो ये स्ट्रेच नहीं कर सकेगी। जब स्ट्रेच नहीं कर सकेगी तो ये नैरो हो जाएगा, पिन पॉइंट हो जाएगा। इसी तरह अंदर वाले मसल्स भी, जो एनल कैनाल, पखाने वाली नलकी के जो मसल होते हैं वो भी हार्ड से हो जाते हैं, नॉन फ्लेक्सिबल हो जाते हैं स्कार टिश्यू की वजह से, तो वो मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं और हार्ड सा हो जाता है। इस वजह से ये जो है ना एनल स्टेनोसिस हो रही होती है। इसका डायग्नोसिस कैसे होगा, इसका पता कैसे चलेगा कि समवन इज सफरिंग फ्रॉम एनल स्टेनोसिस? तो इसका डायग्नोसिस स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इसको क्या है कि एक तो पेशेंट अपनी अलामात बताएगा, उसमें हिस्ट्री होगी कि ही हैज़ अंडरगॉन फॉर ऑपरेशन और ही हैड सम ट्रामा टू दिस प्लेस। तो एक तो हिस्ट्री होगी, दूसरा सर्जन के मुआयना करने से, एग्जामिनेशन करने से ये पता चलेगा कि ये एरिया पिन पॉइंट हुआ है, बहुत ही नैरो सा हुआ है, तो इससे इसकी तशखीस की जाती है। लास्ट में हम आपको इसकी ट्रीटमेंट का ओवरव्यू देते हैं कि इसका इलाज किस तरह किया जाए। पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम एनल स्टेनोसिस, तो अब इसका इलाज क्या होगा? इसका इलाज या तो नॉन सर्जिकल होता है, मोस्टली नॉन सर्जिकल किया जाता है। इफ़ पेशेंट हैज़ लेफ्ट विद नो अदर ऑप्शन देन विल हैव टू गो फॉर सर्जिकल ऑप्शन, तो फिर सर्जिकल ट्रीटमेंट भी इसका ऑप्शन है। पहले नंबर पे पेशेंट को एडवाइस किया जाता है कि वो अपनी डाइट में फाइबर सप्लीमेंट ले, मीन इसबगोल का छिलके का इस्तेमाल करें। इसबगोल के छिलके के बारे में हमने एक डिटेल वीडियो बनाई है जिसका हम लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। उसका यूज़ कैसे करना है, किस तरह इसको इस्तेमाल करना है, वो ज़रूर वीडियो देखिएगा। तो इसबगोल का छिलका फाइबर सप्लीमेंट ऐड करे पेशेंट अपने डाइट में। दूसरा होता है कि हाई फाइबर डाइट का इस्तेमाल करे पेशेंट, जिसमें कि फ्रूट्स हैं, जिसमें कि सब्जियां हैं, सब्जियों और तरकारियों का इस्तेमाल ज़्यादा करे, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करे। हाई फाइबर डाइट का ये होगा कि इसमें जो होता है पखाना नरम आएगा, हार्ड पखाना नहीं होगा, स्टूल जो है वो सुद्दे बन के नहीं निकलेंगे। तो हाई फाइबर डाइट लेने से भी ये प्रॉब्लम काफ़ी अर्से तक टला रहता है और पेशेंट कैन लिव विद इट। फिर ये है कि अपनी डाइट में के साथ ये मॉडिफिकेशन करने के साथ साथ ये भी है कि पेशेंट स्टूल सॉफ्टनर भी
ऐड कर सकते हैं। अगर डाइट हाई फाइबर डाइट और इसबगोला हस्क के साथ, इसबगोल के छिलके के साथ थोड़ा उसको रिलीफ नहीं मिल रहा है तो ये होता है कि डुफ्लेक्स सिरप है जैसे ये आप ऐड कर सकते हैं। इसके साथ भी जो है कि स्टूल जो है वो नरम आएंगे और पेनफुल नहीं होंगे और कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। दूसरी जो नॉन सर्जिकल मॉडिफिकेशन करनी है कि फिंगर डायलिटेशन करनी है। अब पखाना वैसे नहीं आ रहा है, इस मॉडिफिकेशन के साथ यह है कि पेशेंट को पखाने वाले जो रास्ता होता है इस जगह पे फिंगर पास करनी पड़ती है। फिंगर पास करके ऑल अराउंड सर्कल में उसको घुमाना है। फ्यू मिनट्स के लिए करना पड़ेगा, या ऐसा नहीं है कि एक दफ़ा आप करेंगे। ऐसे करने से जो सर्कुलर गोल से पट्टे होते हैं, इनको इंटरनल स्फिंक्टर बोलते हैं, ये रिलैक्स हो जाते हैं। जब ये पट्टे रिलैक्स हो जाते हैं तो एनल कैनाल थोड़ी सी रिलैक्स हो जाएगी और जो पखाना होगा वो निकल आएगा। इस मॉडिफिकेशन के साथ भी जो इसका एक इलाज किया जाता है, इसमें सर्कुलर फैशन में इसको घुमाया जाता है कुछ मिनट्स के लिए, जिससे ये होगा कि ये स्फिंक्टर रिलैक्स हो जाते हैं और फिर पखाना पास हो जाता है। तीसरे नंबर पे आता है हैगर एनल डायलेटर्स। ये डिफरेंट सेट्स इसके मिलते हैं, डिफरेंट साइज़ के मिलते हैं। एनल डायलेटर होते हैं और डिफरेंट साइज़ के होते हैं। ये पखाने वाले रास्ते पे इनको पास किया जाता है और इसके बारे में हम डिटेल एक वीडियो बनाएंगे। अभी हम इसका ओवरव्यू इस तरह दें कि ये डिफरेंट साइज़ के होते हैं और स्मॉल साइज़ से इसको यूज़ किया जाता है, स्टार्ट किया जाता है, फिर बड़े साइज़ इसमें यूज़ किया जाता है। फिर ये होता है कि इसको अगर तो आपने स्पैज़म के लिए और स्टीनोसिस के लिए करना है तो फिर इसको वार्म करके यूज़ करना है। अगर तो पेन के लिए और ब्लीडिंग के लिए इसको आपने यूज़ करना है, क्योंकि सारी कंप्लेंट्स तो एक पेशेंट में नहीं होती, अगर उसके लिए यूज़ करना है तो फिर इसको कोल्ड थोड़ा सा फ्रिज में 15 मिनट्स के लिए रख देते हैं, फिर इस्तेमाल करते हैं। इसको इस्तेमाल ऐसे करते हैं कि लुब्रिकेंट्स हम पेट्रोलियम जेल या फिर लिग्नोकेन जेल अप्लाई करके इनको इस्तेमाल करते हैं। इसके बारे में हम डिटेल वीडियो बनाएंगे कि ये एनल डायलेटर कैसे होते हैं, क्या है, इसके बारे में हम आपको डिटेल से बताएंगे। मोस्टली इन नॉन सर्जिकल मॉडिफिकेशन के साथ और नॉन सर्जिकल मैनेजमेंट के साथ पेशेंट जो एनल स्टेनोसिस का मसला बहुत ज़्यादा हद तक हल हो जाता है और पेशेंट को सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन लास्ट रिजल्ट ये है कि जब ये पिन पॉइंट हो जाता है, इतनी फाइब्रोसिस हो चुकी होती, इतना स्कार टिश्यू बन चुका होता है, अब बेचारे के पास और कोई ऑप्शन नहीं है, तो देन विल हैव टू गो फॉर सर्जिकल ऑप्शन। सर्जिकल ऑप्शन में क्या है कि एनोप्लास्टी करते हैं, क्योंकि एनल वाला एरिया ही सारा पिन पॉइंट हुआ है, तो हमने क्या करना है, एनोप्लास्टी, इस एरिया की सर्जरी करनी है। दूसरा फिर है कि स्फिंक्ट्रोप्लास्टी भी हम कर सकते हैं। एनोप्लास्टी में हम क्या करते हैं कि क्योंकि इस एरिया में सारी फाइब्रोसिस हुई है, रिंग सी बनी हुई है, वो भी पिन पॉइंट सी बनी हुई है, तो हमने जो साइड वाली स्किन है ना, इसको हमने इस तरीके से करते हैं कि इस रिंग वाला जो फाइब्रोटिक वाला पोर्शन होता है, यहाँ पे दूर वाली जो स्किन होती है, जो फ्लेक्सिबल स्किन होती है, वो हम इधर लेकर आ जाते हैं। इसके लिए ख़ास टेक्निक होती है, इस टेक्निक को हम बोलते हैं YV प्लास्टी। तो ये जो फ्लेक्सिबल स्किन होती है इसको अंदर लेकर आते हैं। अब ये वाला एरिया होता है, ये फ्लेक्सिबल हो जाता है, जैसे स्टूल पास होता है तो ये फ्लेक्सिबल हो जाता है, ये एनोप्लास्टी है। इसी तरह स्फिंक्ट्रोप्लास्टी है, क्योंकि वो स्फिंक्टर भी तंग, बड़े टाइट और तंग हुए होते हैं, तो उनकी भी सर्जरी होती है, उसको स्फिंक्ट्रोप्लास्टी बोलते हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो। आज हमने कोशिश की है कि आप लोगों को एनल स्टेनोसिस के बारे में बताया जाए। हमारे एक व्यूअर हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि एनल स्टेनोसिस ही इज़ सफरिंग फ्रॉम दिस प्रॉब्लम, तो वी आर होपफुल कि उनको ये वीडियो थोड़े हेल्प करेगी। और आप में से भी अगर किसी को ये प्रॉब्लम है तो आप लोग भी हमसे इसके बारे में कोई क्वेश्चन है तो यू कैन राइट अस इन आवर कमेंट सेक्शन एंड we'll try to get back to you. Thank you so much.